नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? तो इसका नाम है वनस्पति रचना और कार्य। यानी कि जो वनस्पतियां होती हैं उसमें आप लोग अलग अलग पार्ट्स देखते होंगे। जैसे क्या क्या देखते हैं तो देखिएगा, उसमें क्या होता है बच्चों, जड़ होता है, तना यानी कि स्टम होता है, इसके अलावा पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल भी होते हैं, है ना। और उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनकी जो रचना होती है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, बताइए, जो पौधों में ये पत्ते होते हैं जो कि हरे हरे कलर के होते हैं, इनका क्या कार्य होता है बताइए जरा। तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, इसमें होता है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। ठीक है, जिसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, राइट। और फिर वो अपना पोषण करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग? तो इसी प्रकार से जो जड़ होती है पौधों के अंदर, उनका भी कुछ ना कुछ कार्य होता है। क्या कार्य होता है बताऊं आप लोगों को? तो जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर होती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अगर आप किसी पौधे को निकालेंगे ना तो आप देखिएगा जमीन के अंदर उसकी क्या होती है, जड़ें होती हैं। ठीक है, अब ये जड़ों को क्यों बनाया गया है? बिना मतलब का ऐसे ही नहीं, नहीं भाई, उनका भी काम है। क्या काम है? तो वो लोग मिट्टी से क्या करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। इसी प्रकार से पानी को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वो जो आपका पौधा है वो अच्छे से उग पाता है। ठीक है, तो इनके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनका कुछ ना कुछ काम होता है, उसी को हम यहाँ पर इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और बात मुझे जरा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब मैंने ना बहुत सारे पौधे यहाँ पे देखो, जैसे आपने इसको देखिएगा, अब इसमें से आप देख करके बताइए कि नीम का पत्ती कहाँ पर है। तो आप देखेंगे और बताएंगे, अच्छा नीम जैसा कौन दिख रहा है भाई? ये नीम जैसा दिख रहा है। यानी आपने इसको देख करके बता दिया कि ये तो नीम की पत्ती है। आम की पत्ती बताओ कहाँ पर है? आप कहेंगे ये लो जी, इधर है। ठीक है, और बता दो पीपल इसमें कहाँ पर है, पीपल की पत्ती किधर है? तो आप देखेंगे, अच्छा आप याद कीजिए कि पीपल का जो पेड़ होता था उसमें पत्तियां कैसी होती थी? हाँ, कुछ इस प्रकार से होती थी। तो हमने इसको देख करके पहचान लिया कि हाँ ये है पीपल की पत्ती। वैसे ही बच्चों एक और बात बताओ मुझे, अब मैं फूल के आधार पे पूछती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक फूल दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये कौन सा फूल है, तो आप देखेंगे और कहेंगे अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, यानी कि ये तो गुड़हल का फूल है, राइट। तो ये सबकी पहचान आपने कैसे करी? आप कैसे किसी भी पौधे की पहचान करते हो? तो उसकी जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फूल, पत्तियां, तना, ठीक है, उसको देख करके हम लोग पौधों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, यानी कि पहचान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी सारी चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें ये दो चीजों को कवर करना है। पहले तो मूलांकुर और ये प्रांकुर। अब ये होते क्या है बताओ जरा। तो देखो भाई, आप ना एक काम करना, क्या काम करोगे, जो चना होता है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी दी गई है, और ये अगर आप चाहें तो अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि चना सबके घर पे होता है। और कांच का ग्लास भी आपके घर पे होता ही होगा। तो देखो, कांच के बीकर में अखबार का गोला बना करके रखो, पानी छिड़क कर उसे नम करो। कांच और कागज के बीच के जगहों में, यानी कांच और कागज के बीच का जो जगह है वहां पे आप भिगोए हुए जो चने हैं उसको रख सकते हो। ठीक है, चने या फिर मोट के दाने रखो, और दो तीन दिन के बाद क्या कर सकते हो, बीज में जो आए हुए बदलाव है ना बच्चों, उसको आप नोट करो। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसके बारे में मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पर हम लोग समझ पाएंगे मूलांकुर और प्रांकुर के बारे में। ठीक है, जैसे अगर आप उस बीज को देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना आपको मतलब दो तरफ से बढ़ने वाले यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आगे चल करके देखो ये पत्ती बनेगा, और ये कहाँ पे जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जो आगे चल करके क्या बनेगा बताओ जरा, जड़ बनेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये वाला जो इसका हिस्सा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि जमीन की तरफ जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, मूलांकुर कहते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी मदद से पौधा बनेगा आगे चल करके, इसका नाम क्या होता है बच्चे, प्रांकुर होता है। ठीक है, अब अगर आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या कहेंगे? आपसे पूछ दिया कि मूलांकुर और प्रांकुर बताइए, तो कुछ नहीं करना, बस यही लिख देना है। देखो, बीज से निकलकर जमीन की दिशा में बढ़ने वाले भाग को क्या कहते हैं भाई, मूलांकुर कहते हैं। यानी बीज से निकलकर जो जमीन के मतलब जमीन की दिशा में बढ़ता है, देखो ये नीचे की तरफ मिट्टी की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मूलांकुर कहते हैं। और जो ऊपर की तरफ बढ़ता है जमीन की विपरीत दिशा में, यानी कि जमीन से ऊपर जो बढ़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, तो इसको आप नोट कर लेना, देख लो, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक,
और देखो अब यहाँ पर मैं आपको मूलांकुर के बारे में बताती हूँ कि इससे क्या क्या होता है। तो मूलांकुर से ही क्या होता है दोस्तों, जड़ की वृद्धि जमीन के भीतर होती है, यानी यही नीचे जाएगा और नीचे आगे चल करके क्या बनाएगा, जमीन ही जड़ बनाएगा, ठीक है। और जड़ का जमीन के समीप वाला भाग कैसा होता है, मोटा होता है। आपने देखा भी होगा जो जड़ होती है, देखो ये जो जमीन के मतलब जमीन के पास वाला जो भाग होता है किसी भी जड़ का, देखना वो थोड़ा क्या होता है बच्चे, मोटा होता है, ठीक है। और तथा वह आगे कैसा होता है, सकरा और नुकीला होते जाता है। देख लो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मिट्टी है, तो इस मिट्टी के पास वाला जो इसका जड़ है वो आप देखो कैसा है, मोटा है। फिर वो आगे चल करके कैसा होते जाता है, धीरे धीरे करके वो पतला यानी कि सकरा होते जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। और आगे देखिएगा वनस्पति को आधार देने वाले जमीन के नीचे बढ़ने वाले इस भाग को क्या कहते हैं भाई, जड़ कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों आपको जड़ किसे कहा जाता है। तो पहले तो हमने मूलांकुर और प्रांकुर देखा। और बताइए मुझे कि जड़ का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से या फिर प्रांकुर से। तो आप कहेंगे भाई मूलांकुर से, क्योंकि मूलांकुर ही क्या करता है, जमीन के अंदर जाता है और जाते जाते जाकर के क्या बनाता है, जड़ बनाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, जड़ कहा जाता है। समझ गए ना आप लोग। तो एग्जाम में पूछे कि जड़ किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वनस्पति को आधार देने वाले जमीन के नीचे बढ़ने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि जो जड़ है उसका निर्माण बीज के कौन से भाग से होता है, तो आप बताइएगा कि बीज के मूलांकुर वाले भाग से जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो जड़ है ना, अब जड़ में भी इसके टाइप्स हैं। पहला टाइप यहाँ पर आ जाएगा क्या बच्चे, मुसला जड़ें। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो होते हैं तंतुमय जड़ें, ठीक है। अब ये मुसला जड़ें क्या होती हैं और तंतुमय जड़ें क्या होती हैं, इनको हम जरा यहाँ पर समझेंगे। तो चलो दोस्तों मैं ना आपको चित्रों के माध्यम से बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो जड़ आप देख रहे हैं, देखो ये कैसे आगे आगे इस प्रकार से ये नुकीला हो गया है ना। और इसके देखो अलग अलग भाग भी हैं, सारे भाग मैं आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप समझ लो, अच्छे से समझेगा, थोड़ा ध्यान देना। देखो बच्चे ये हमारा जड़ है, ये नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा। और जब आप नीचे आएंगे ना तो देखो इसका ये जो कोना वाला भाग है ना दोस्तों, यहाँ पे एक टोपी टाइप का लगा हुआ होता है। वैसा क्यों लगा हुआ होता है, ताकि ये जब जमीन के नीचे जाए ना तो इसको कुछ नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि यही तो जमीन के अंदर जाने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोपी लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मूल टोपी कहते हैं। और ये जस्ट इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है बच्चों मूलाग्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल टोपी मूलाग्र। और ये जो आपको ये छोटे छोटे हेयर जैसे बाल जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं दोस्तों मूल रोम, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक तो प्राथमिक जड़ हो गई, ठीक है। प्राथमिक जड़ किसको कहा जाता है, तो ये जो जड़ आप देख रहे हो, देखो ये जो सीधा सीधा गया हुआ है इस प्रकार से, इसको हम कहेंगे दोस्तों प्राथमिक जड़, ठीक है। और इसमें से ये आगे चल करके देखो ये अलग अलग पार्ट्स में चेंज हो गया, देख रहे हो कि नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चे, उपजड़ कहा जाता है। देखो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो प्राथमिक जड़ ये है, ये जो आप सीधा सीधा देख रहे हैं। फिर आगे चल करके जो ये अलग अलग इसके पार्ट्स हो गए उसको हम कहेंगे उपजड़, ठीक है। तो ये जो प्रकार की जड़ होती है ना बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, मुसला जड़ कहा जाता है, जो जमीन में सीधे बढ़ती है और इसमें उपजड़ जो है वो इसमें से बनते जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये कैनोपी टाइप का यानी कि मूल टोपी होता है, ठीक। अब ये फाइब्रस यानी कि तंतुमय जड़ें क्या होती हैं, तो देखो भाई ये आप एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कर सकते हो, तो आपने एक प्याज लेना, ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो जो प्याज आती है ना पत्ती वाली, ठीक है, पत्ती वाली प्याज आप देखिएगा, जब उसमें ऐसे गोला गोला प्याज आ गया रहता है तो देखेंगे ना तो उसके सिर पे ऐसे बाल जैसे आपको कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसका जड़ है, राइट। तो इसके जड़ देखो किस प्रकार से बिखरे हुए हैं। यहाँ पर देखो ये जड़ कैसे सीधा सीधा जमीन के अंदर जा रहा था, ये जड़ देखो कैसे ये पूरा इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो जड़ का प्रकार है ना बच्चों, इसको कहा जाता है तंतुमय जड़ें। तंतु यानी क्या होता है, रेशा होता है ना। तो देखो यहाँ पे जड़ें कैसी है, रेशेदार है, तो इसी का नाम क्या होता है बच्चे, तंतुमय जड़ें होता है। और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिसमें हम लोग तंतुमय जड़ें देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अब जरा आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया इसको हम पढ़ लेते हैं। तो भाई बताएंगे कि कुछ वनस्पतियों के जड़ों में जमीन के नीचे की ओर उपजड़ें निकलती हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और वे तिरछी बढ़कर फैलती हैं। देख लो ये तो सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन जो उपजड़ निकल रही है वो ऐसे तिरछी फैल रही है ना। और जड़ें वनस्पति को आधार देती हैं, बिल्कुल हमें मालूम है। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं इनको कहा जाता है टैप रूट यानी कि मुसला जड़ कहते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक और बात देखिएगा, जो जड़ों के सिर पे बालों जैसे महीन धागे होते हैं उन्हें मूल रोम कहते हैं। और देखो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है कि रूट हेयर यानी कि मूल रोम क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जड़ के सिरों पर बाल जैसे जो महीन धागे जैसे होते हैं उनको मूल रोम कहा जाता है। और जड़ का सिरा कैसा होता है बच्चे, कोमल होता है, इसीलिए इसी भाग से जड़ की वृद्धि होती है और उसे हानि ना पहुंचे, इसीलिए उस पर टोपी जैसा आवरण होता है और इसी को मूल टोपी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मूल टोपी हम क्यों, मतलब मूल टोपी जो है वो पौधों में क्यों होता है, जड़ों में क्यों होता है, वो इसीलिए होता है ताकि इनको कुछ नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि यही मदद कर रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए। तो अगर इन्हीं को कुछ हो गया तो फिर कैसे पौधा ग्रो कर पाएगा। ठीक है, चलो अब तंतु में जड़ा हम तंतु में जड़ों के बारे में देख लेते हैं। तो यही प्याज आपने उसको पानी में भिगा के रखना, देखो ऐसे, ठीक है, और फिर उसका निरीक्षण करना कुछ दिनों के बाद, तब आप देखेंगे कि इसमें से इस प्रकार की ये जो जड़ें हैं ना वो निकल गई होंगी। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तंतु में जड़ें कहा जाता है। जड़ों के दो प्रमुख प्रकार है, मैंने आपको बता दिया, एक तो मुसला जड़ें और तंतु में जड़ें। और यहाँ पे देखिएगा, आप सोचेंगे ना कि अच्छा बताओ जरा कि मुसला जड़ें और तंतु में जड़ें कौन कौन से पौधों में होती हैं। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि द्विबीजपत्री वनस्पतियों की मुसला जड़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया भाई, द्विबीजपत्री, ये क्या है टीचर, ये बता दो, डोंट वरी बताती हूँ, ठीक है। और जबकि जो एक बीजपत्री वनस्पतियां होती हैं उनमें जड़ें कैसी होती है भाई, तंतु में होती हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री में मुसला जड़ें हम पाई जाती हैं, जिनके द्विबीजपत्री का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करती हूँ बच्चों मूंगफली की, मूंगफली आप सभी लोगों ने खाई होगी, ठीक है। तो मूंगफली को ना आप तोड़ना, मतलब थोड़ा भिगा के रखना और ना आप उसको हाथ से मसलना। तो जब आप हाथ से मसलेंगे ना आप देखेंगे वो दो टुकड़ों में बट गया है। वैसे ही मटर के दाने आप ले सकते हो, उसको मसलना भिगा करके, ऐसे ही नहीं, तो फिर वो भी क्या होगा बच्चे, वो भी दो टुकड़े में बट जाएगा, चना, राइट। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब द्विबीजपत्री वनस्पतियां मतलब होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो जड़ें हैं वो कैसी होती है, मुसला जड़ें होती हैं। जबकि जो एक बीजपत्री होते हैं, यानी कि जिनको आप अगर ऐसे दबाओगे ना तो वो दो टुकड़ों में नहीं बटेगा, ठीक है। जैसे चना दो टुकड़ों में बट जाता है वैसे वो नहीं बटेगा, राइट। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं भाई, गेहूं ले सकते हैं, ठीक है। जो गेहूं होता है, राइट, आपने उसको भिगा करके कितना भी मसल लो वो टूटेगा, मतलब वो दो टुकड़ों में नहीं टूटेगा। आप पक्का ये ट्राई करके देख लेना। वैसे ही और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, चावल भी, चावल का जो दाना होता है आप उसको तोड़ोगे तो क्या वो दो टुकड़ों में टूटता है, नहीं टूटता है। मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो कैसी रहेंगी, वो तंतु में रहेंगी, ठीक है बच्चों। चलो मैं आपको ये ना डिटेल में बता देती हूँ। देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के ही मतलब इसी चैप्टर का जो लास्ट पेज है ना उसमें इसके बारे में बताया गया था। आओ मैं आपको दिखाती हूँ, रुको आगे आगे बढ़ने दो, अभी पता चल जाएगा। हाँ ये रहा, देखो देखो यहाँ पे बताया गया है द्विबीजपत्री किसको, जिन बीजों के दो समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, और जिन बीजों के दो समान भाग नहीं होते हैं उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। मैंने कहा ना उसको डुबा करके रखो, पूरे जो आपके पास घर में दुबी दाने होंगे ना आप उसको डुबा करके रखना, ठीक है। सुबह पानी में डुबा करके रखना है, फिर सुबह उठ के उनको हाथ से मसलना। तो जिनके दो टुकड़े हो गए बराबर बराबर हिस्सों में जो बट गया, आप समझ लो कि वो हो गए द्विबीजपत्री, ठीक है। और जो नहीं हुए वो हो गए एक बीजपत्री, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो ये हमने किसको पढ़ा भाई, यहाँ पर हमने पढ़ा जड़ों के बारे में। और जड़ों के कितने प्रकार होते हैं अब तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, दो, एक तो मुसला जड़ें और दूसरा तंतुमय जड़ें, ठीक है। चलिए भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ, अभी जड़ में भी हम लोग और भी जड़ पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। जैसे यहाँ पर अभी देखिएगा, इधर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक एक्टिविटी टाइप का दिया गया है तो इसको जाने दो। यहाँ से देखो, मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा गन्ने का पौधा, आपने देखा है गन्ने का पेड़, देखिएगा उस एक तो जड़ें उसकी, उसमें दो प्रकार की दो जड़ें आपको दिखाई देंगी। एक तो जड़ नीचे की तरफ जाती है और एक जड़ जो होती है वो जमीन के मतलब जमीन में, वो जैसे गन्ना है, ठीक है, तो उसके जस्ट थोड़े से ऊपर आप देखेंगे ना तो ऐसे देखो इस टाइप का होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, ऐसे मक्के का पौधा आप देखिएगा, एक तो जड़ जो कि नीचे गया है और दूसरा जड़ यहाँ पे ऐसे उगता है, ठीक है। मतलब जो जमीन में जाकर के चिपक जाता है, यानी जमीन में वो
अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आप दो जड़ देख सकते हैं। तो वही बताया गया है कि मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। इसके जमीन में बढ़ने वाली और जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली आगंतुक जड़ें ऐसे प्रकार होते हैं। बताया ना मैंने, एक तो जमीन में रहेगी और दूसरा जमीन के ऊपर वाले हिस्से से जो जड़ निकलती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और जड़ का काम क्या होता है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मिट्टी को जकड़े रखना। अगर जड़ नहीं होगी तो मिट्टी बह करके चली जाएगी, फिर पौधे का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो जड़ें क्या काम करती है, वे मिट्टी को जकड़ करके रखती हैं। पानी और जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित करना, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अवशोषित करना, ये भी काम कौन करते हैं भाई, जड़ें करते हैं, ठीक है। और पौधे को आधार देना, जैसे हमारा आधार क्या है भाई, हमारे पैर हैं। अगर हमारे पैर मजबूत नहीं होंगे, मतलब आप सोचो कि पैर में अगर हमारे कुछ हो जाए तो हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक से ना चल सकते हैं। इसी प्रकार से ये जड़ भी है, ठीक है। मतलब पौधों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, जड़ ही तो होते हैं। अगर जड़ मजबूत तो पौधा भी सालों साल टिका रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पौधे को आधार देना और यह जड़ों के निर्धारित कार्य हैं, ये सब कार्य हैं। तो देखो भाई, जड़ों के क्या क्या कार्य हैं आप देख सकते हो। मिट्टी को जकड़े रखना, अंडरलाइन करो, हाँ इंपॉर्टेंट। पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, पौधे को आधार देना, यह जड़ों के कार्य है। निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कुछ वनस्पतियों में, जैसे ये सारे कार्य तो जड़ों के होते ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी भी होती है जिनमें और अलग अलग प्रकार के जड़ पाए जाते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी उनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, देखो इसमें आ जाता है वायवीय जड़ें, ठीक है। अब ये वायवीय जड़ें क्या है, आओ आप लोगों को यहाँ पर मैं जरा बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, इंग्लिश में इसको एरियल रूट्स कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, तो रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। मतलब देखो, ये एरियल जड़ें हम किसको कहते हैं, एरियल मतलब उधर क्या लिखा हुआ था, वायवीय, आप समझ लो कि हवे हवे में, ठीक है। तो ये जो जड़ें होती है ना, ये कहाँ पर ग्रो करती हैं, अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर, जमीन से ऊपर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो बच्चों, बनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ में आप देखेंगे तो जो जड़, एक तो जड़ नीचे गई रहेगी, लेकिन दूसरी और भी जड़ें होती हैं जो ऐसे जमीन के विपरीत दिशा में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे प्रकार क्या है भाई, देख लो यहाँ पे अगला है आधार जड़ें, है ना। आधार जड़ें यानी हम जिसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्टिल्ट रूट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर ग्रो करती हैं, यानी कैसे बढ़ती हैं, तो देखो, रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ प्लांट स्टम एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट प्लांट, यानी इसकी ही बात की जा रही थी। देखो ये वाली जो जड़ है ना बच्चों, इसकी बात की जा रही थी, जो जमीन के जस्ट ऊपर से ये ग्रो हो रही है और ये क्या करती है, ये जो प्लांट होता है उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद धावक, धावक मतलब क्या होते हैं, रनर्स, हम जिनको इंग्लिश में कहते हैं। वो जड़ कैसा होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है, जो कि उग रहा है, मस्त अच्छे से उग रहा है, चलो उगने दो। फिर उसके बाद इसकी जो जड़ें है ना, वो दौड़ने वाली होती है। धावक मतलब क्या होता है, दौड़ना, यानी यहाँ से कूद के यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे एक पौधा निर्मित हो जाएगा, फिर ये जड़ें ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ पर एक पौधा निर्मित हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी धावक जड़ें। और कुछ जड़ें ऐसी भी होती है जो होती है बच्चे श्वसन जड़ें। श्वसन जड़ें मतलब जो सांस लेने में सहायता करती है पौधों के, जैसे मैंग्रोव्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। जो मैंग्रोव्स के पेड़ होते हैं ना दोस्तों, उसमें इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, यानी कि श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यही जड़ों को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देख सकते हो वो मक्के का पौधा था, और ये क्या है भाई, पानी का स्तर है। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है, जरा देखो, कांच की एक छोटी बरनी में पानी भर लेना भाई, और उसमें एक पौधा इस प्रकार से रखोगे, उसकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबे रहें, ऐसे रखना, ठीक है। और पानी की जो सतह है दोस्तों, उसको चिन्हांकित करो, यानी यहाँ पे निशान बना लो, ठीक है। अब पानी पर 5 मिली तेल डालो, दूसरे दिन पानी की सतह नोट करो, यानी फिर आपको क्या करना है, पानी पर 5 मिलीलीटर आप उसमें तेल डालिएगा, फिर उसके बाद निरीक्षण करना। तो देखो ना आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, देखो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बरगद के बारे में बताया गया, जैसे हम बरगद में देखते हैं ना, आप देखेंगे, देखो मतलब बरगद में आपको ऊपर ऊपर भी जड़ें दिखाई देती है, जैसे हमने देखा था वायवीय जड़ें, अभी हमने ऊपर ही देखा था, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, कोलकाता के इंडियन बोटैनिकल गार्डन में लगभग 250 वर्ष पुराना, यानी कि 2.5 साल पुराना, जो 2.5 साल नहीं 250 साल, ठीक है, पुराना क्या है भाई, बरगद का पेड़ है, जो बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। और इस वृक्ष की हजारों जटाएं हैं, मतलब एक दो नहीं, कितनी सारी जटाएं। जटाई किसको कहते हैं, ये जो लटका लटका पार्ट आपको बरगद में दिखाई देता है ना दोस्तों, उसको जटाएं कहा जाता है, ठीक है। क्या आपके यहाँ भी ऐसे वृक्ष दिखाई देते हैं, जरा बताना, तो चलो बताना मुझे कमेंट करके, ओके।
तो यहाँ तक हमने किसके बारे में पढ़ा भाई? हमने जड़ों के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आपको 2-3 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहला मूलांकुर और प्रांकुर, दूसरा मुसला जड़ें और जड़ें पहले किसको कहा जाता है वो, फिर मूलांकुर मूलांकुर नहीं, ये तो हो गया ना, फिर मुसला जड़ें और तंतुमय जड़ें कैसे होती हैं, क्या होती है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टम यानी कि तने की। तना क्या होता है भाई? तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका होता है तना, है ना। जड़ के बाद क्या आता है? चलो ये जड़ तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद ये पौधे का क्या होता है भाई? तना होता है। तो तने को भी जरा पढ़ लेते हैं। तने में कौन कौन से भाग होते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तने के विविध अंग। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ना, कहाँ गया? देखो दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है भाई? गांठ कहा जाता है। आप देखेंगे किसी भी तने में तो ऐसे गांठ टाइप का निकला होता है, इसको हम लोग गांठ कहते हैं, देख लो। ओके, और ये आपका पर्व होता है, यानी दो गांठों के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग पर्व कहते हैं, ठीक है। फिर इसको मुकुल कहते हैं। ये देखो, ये जो आगे से ये फुला हुआ पार्ट है बच्चों, इसको मुकुल कहा जाता है। और ये है आपका बढ़ने वाला सिरा। बाकी पत्ती तो आपको मालूम ही है, अभी पत्ती के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे वही बताया गया है कि वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज के अंकुर से जमीन के ऊपर होती है। जैसे हमने जड़ तो पढ़ लिया, अब बीज के ऊपर प्रांकुर वाले भाग से भी तो बहुत वृद्धि हो रही थी ना। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है, तने की लंबाई क्या होती है? बढ़ते जाती है। तने पर क्या होते हैं भाई? गांठे होते हैं, नोड होते हैं, मैंने आपको बताया। और ये नोड से निकलते क्या है? गांठों से क्या निकलते हैं? तो पत्तियां निकलती हैं। और क्या निकलता है दिखाऊं आप लोगों को? देखो यहाँ पर देखो जरा, ये देखो, कहाँ गया? इसमें तो तना मैंने लिया ही नहीं है, रुको देखो, है क्या तना? तनों से क्या निकलती है भाई? पत्तियां निकलती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो, यहाँ से ये पत्तियां, ये तने में गांठ थे, यहाँ से ये पत्तियां निकली, ठीक है। तो वही बोला जा रहा था, राइट। आगे देखो, आगे क्या है कि दो गांठों के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इंटरनोड यानी कि पर्व कहते हैं। जैसे ये एक गांठ हो गया, ये एक गांठ हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का जो स्थान होगा दोस्तों, उसको पर्व कहेंगे। इसमें बताना जरा पर्व क्या होगा? तो ये जो स्पेस है, इसको हम लोग पर्व के नाम से जानते हैं। कोई टहनी लेकर उसमें आकृति में दर्शाए अनुसार आप पहचान करो कि कहाँ पर नोड यानी कि गांठ है, कहाँ पर पर्व है, कहाँ पर मुकुल, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हो? उस तने में लेकर के समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तने के बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना है, राइट। ये आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, बाकी आप जो एक्सप्लेनेशन है वो खुद से लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ भाई पत्ती के बारे में, लीव्स। ओके, तो ये देख लो भाई, पत्तियों के भी अलग अलग भाग होते हैं। और पत्ती तो कितना जरूरी होता है किसी भी पौधे के लिए, क्योंकि इसी में होता है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, जिसकी मदद से जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने खाने का निर्माण करते हैं। तो कितना जरूरी है भाई पत्ती, है ना। तो अब देखो, पत्ती में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका पर्णाधार होता है। मतलब पत्ती का आधार होता है बच्चों। पत्ती यहीं से तो ग्रो करती हुई जाती है ना। ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है एज कंपेयर टू दिस। फिर ये इस प्रकार से ये आगे बढ़ा, इसको क्या कहा जाता है? मिड रिब यानी कि मध्य शिरा कहा जाता है। मध्य शिरा क्या करता है भाई? हमारी पत्ती को दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। जैसे इसमें आप देख लो, इसमें मध्य सिरा क्या होगा दोस्तों? ये आपका मध्य सिरा हो जाएगा। देखो इसमें ये है मध्य सिरा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं, बाकी इधर से भी निकला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? देखो ये आपका सिरा है। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? ये देखो, ये आपका सिरा होता है बच्चों। और ये जो आपको कोर जैसा दिखाई दे रहा है, देखो ये इसका कोर, इसको हम क्या कहते हैं भाई? पर्णकोर, यानी पत्ती का कोर होता है। और ये जो इसके आगे वाला भाग है बच्चों, इसको हम कहते हैं पर्णाग्र। क्या कहते हैं? पर्णाग्र, ठीक है। तो देखो, जैसे ये पीपल की पत्ती में लेकर के आई हूँ, इसमें देखिएगा, इसमें पर्णाग्र कहाँ पर है बताओ जरा। तो देखो बच्चों, ये है आपका पर्णाग्र। ओके, इसमें बताओ क्या है? ये है आपका पर्णाग्र, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो इसको भी आप देख लो जरा फटाफट से। तने के गांठों से पत्तियां निकलती है, हमने पहले ही देख लिया था, है ना, मैंने आप लोग को बताया था। सामान्य तौर पर वे पतली, फैली हुई और हरी होती हैं। बिल्कुल भाई, पत्तियां कैसी होती है? फैली हुई और हरी ही तो होती हैं, ठीक है। पत्ते के फैले हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पर्णपत्र कहते हैं। यानी ये जो फैला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? ये है आपका पर्णपत्र, यानी कि लीफ ब्लेड। क्या कहोगे इसको आप क्या कहोगे? लीफ ब्लेड कहोगे, ठीक है। और जो ये पर्णपत्र की कोर को हम लोग क्या कहते हैं? पर्णकोर, यानी कि लीफ मार्जिन कहते हैं, जैसे कि ये वाला भाग, ठीक है। और पर्णकोर सामान्यतः अखंड, खंडित या दांतेदार होती हैं। यानी कि ये जो पर्णकोर है ना बच्चों, ये सामान्यतः अगर आप देखोगे तो किस किस प्रकार की होती हैं? एक तो अखंड हो सकती हैं। अखंड का मतलब क्या? कि वो सीधा सीधा ऐसे 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 गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका पर्ण
कोर, ऐसे भी हो सकता है अखंड, यानी जो एकदम सीधा सीधा होगा, इसमें कुछ भी दांत वगैरह नहीं होंगे। लेकिन दूसरा कैसा हो सकता है, दांतेदार हो सकता है। जैसे कई पौधे ऐसे होते हैं ना जिनकी पत्तियां इस प्रकार से होती हैं, यानी ये दांत टाइप का बना हुआ होता है। और कई ऐसी होती है जो खंडित होती है, खंडित में इस प्रकार से देखो भाई ऐसे करके बढ़ती है ना। आप ना कभी गार्डन में जाना और जा करके अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं ना उनका निरीक्षण करना, आपको समझ में आ जाएगा। आप पहचानने की कोशिश करना कि किस प्रकार के यहाँ पर जो पत्तियां हैं वो है, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। जैसे यहाँ पर देखो ये आपका गुड़हल है, गुड़हल की पत्तियां देखो कैसी होती हैं, ये दांत वाली होती हैं, है ना। और यही अगर आप इसका देखोगे तो ये कौन से स्ट्रक्चर में है, ये खंडित तो नहीं है, ये अखंड है, हम इसको अखंड बोल सकते हैं, राइट। चलो, पर्णपत्र के सिरों को पर्णाग्र कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये आपका पर्णाग्र होता है ना, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे बच्चों लीफ एपेक्स, ठीक है। यह सामान्य तौर पर कैसा होता है बच्चों, सकरा होता है, नुकीला या गोलाकार होता है, हम लोग देखते हैं। जैसे देखो पर्णाग्र जो है वो ऐसा नुकीला हो सकता है, ठीक है, मतलब कहीं किसी किसी पत्ते में वो पूरा ऐसे गोल प्रकार से भी होता है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से मतलब अलग अलग पौधों में वो अलग अलग प्रकार से होता है पर्णाग्र, राइट। तो आप देख सकते हो, ठीक है, नुकीला हो सकता है, सकरा हो सकता है, यानी आगे जाकर के पतला। देख लो भाई ये नुकीला और पतला हो गया, है ना। और इसमें आप लोग क्या देखेंगे, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ वनस्पतियों की पत्तियों के डंठल होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, डंठल देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये जो आपको दिख रहा है ये पत्ती है, ये आपका डंठल है जिसके ऊपर वो जो पत्ती है उसने ग्रो किया हुआ है। और कुछ वनस्पतियों की पत्तियों में डंठल नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें तो डंठल है ना। और यहाँ से आप लोग को क्या ध्यान में रखना है, देखो पत्ते के तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं, मैंने आप लोग को बता ही दिया था। देखो ये तने से, यहाँ पे ये तना रहेगा जिससे ये भाग जुड़ा हुआ है, इसको पर्णाधार कहते हैं। और कुछ वनस्पतियों के पर्णाधार के पास छोटी पत्तियों जैसे भाग होते हैं, यानी कुछ पर्णाधार ऐसे होते हैं जहां पर आपको देखो, जैसे यहाँ पे ये निकला हुआ देखो ये पत्ती जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, उपपर्ण कहते हैं, ठीक है, समझ में आए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, उपपर्ण कहते हैं। क्या सभी वनस्पतियों में उपपर्ण पाए जाते हैं, ऐसा कुछ जरूरी थोड़े ना है कि उपपर्ण पाए जाएंगे। देख लो इसमें कहाँ पे पाए जा रहे हैं उपपर्ण, इसमें भी तो नहीं पाए जा रहे, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे होती है जिनमें उपपर्ण पाए जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी होती है जिसमें नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़े ना कि सब में रहेंगे। और बताओ, कुछ वनस्पतियों के पत्तों में एक ही मध्य शिरा होती है, यानी कुछ वनस्पतियों की पत्तियां ऐसी होती है जिसमें आपको बस एक ही मध्य शिरा दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल दिया, देखो इसमें ये मध्य शिरा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसी जो पत्तियां होती है ना बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, सरल पत्ती कहा जाता है, जिसमें आपको एक ही मध्य शिरा दिखाई दे रही हो, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सरल पत्ती कहते हैं, समझे। और संयुक्त पत्ती किसको कहा जाता है, समझिएगा। देखिए कुछ पत्तियों में मध्य शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं यानी कि लीफलेट में विभाजित होते हैं, ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहा जाता है। तो भाई सरल पत्ती क्या है, संयुक्त पत्ती क्या है, बताओ जरा। तो देखो दोस्तों मैं बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, देखो ये आपकी संयुक्त पत्ती है। संयुक्त पत्ती हम इसको क्यों कहेंगे मैं बताती हूँ, डोंट वरी। देखो ये पूरी जो आप देख रहे हैं ना बच्चे, ये आपकी पत्ती है, ठीक है। अब ये आगे जाकर के देखो ये कैसे अलग अलग यहाँ से ये छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई हैं, जिनको हम लोग लीफलेट कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, लीफलेट को हिंदी में कहते हैं भाई छोटी छोटी, रुको, मध्य शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं, हाँ देखो पर्णिका कहते हैं, छोटी छोटी पर्णिकाओं, यानी कि लीफलेट में वो मतलब विभाजित हुआ रहता है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती है इनको हम कहते हैं बच्चों संयुक्त पत्ती। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरा आपका एक पत्ती है, जैसे ये एक पत्ती है वैसे ये पूरा एक पत्ती है, ठीक है। अब ये आगे चल करके ये छोटी छोटी यहाँ से इस प्रकार से ये पत्तियां निकली हुई हैं, बराबर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्णिका यानी कि लीफलेट कहेंगे, समझे। और ये अगर मैं एक और एग्जाम्पल की मदद से बताऊं, देखो यहाँ पर देखो भाई ये आपकी पूरी जो है ना, पूरी बच्चों ये एक पत्ती है, ठीक है। अब इसमें ये जो छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई हैं इनको हम कहेंगे लीफलेट यानी कि पर्णिका, ओके। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं इनको कहा जाता है दोस्तों संयुक्त पत्ती। और ये जो एकदम सीधी सीधी होती है जिसमें बस एक ही मिडरिब यानी कि मध्य शिरा होता है उसको हम कहते हैं सरल पत्ती। देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये सरल पत्ती है, ओके। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। संयुक्त मतलब देखो आगे जा करके ये डिवाइडेड होगा, और सरल मतलब एकदम सीधा सा सरल सा होगा, ठीक है। देखो ये संयुक्त पत्ती की कैटेगरी में आ जाएगा, आप देख लो इधर से, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताती हूँ
ये तो हमने देख लिया। तो सरल और संयुक्त ये दो प्रकार की दो मुख्य प्रकार की पत्तियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। अब यहाँ पे पत्तियों के बारे में और भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं। देखो अब पत्तियों में भी अगर आप देखेंगे ना बच्चों, वहां पर तो देखिएगा कुछ पत्तियां इस प्रकार से होती हैं। देखो एकांतरित, एकांतरित का मतलब क्या होता है कि एक छोड़ के एक, जैसे देखो एक यहाँ पे बढ़ी, फिर ये इसके जस्ट इधर नहीं बढ़ेगी, थोड़ा ऊपर ये बढ़ी, फिर उसके बाद यहाँ से एक पत्ती निकली है, इधर से एक निकली है, इधर से एक निकली है, इधर से एक निकली है, तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको एकांतरित पत्ती कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखो तने पर पत्तियों की रचना के अनुसार प्रमुख रूप से एकांतरित, आवर्तित, सम्मुख, वृत्ताकार जैसे विन्यास दिखाई पड़ते हैं। आकार अनुसार परपत्रों के गोलाकार, हस्ताकार, तरफदार, अंडाकार जैसे प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एकांतरित हो गया। आवर्ती क्या होता है भाई? आवर्ती मतलब देखो इस प्रकार से ये ग्रो करेंगे, देख लो ये ऐसे बढ़ा, ये ऐसे बढ़ा, ये इधर से, ये इधर से, देखो ये इधर से, ये इधर से। ठीक है, और सम्मुख क्या होता है? मतलब अपोजिट, अपोजिट, सामने सामने ये ग्रो करते हैं। देख लो भैया, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने ये। वृत्ताकार कैसी होती है? यानी एक ही जगह से ना बहुत सारी पत्तियां ऐसे निकली हुई हैं। इसमें देखो दो दो निकली हुई थी ना, देखो जैसे यहाँ से ये निकली है, फिर इधर से ये, मतलब गोल गोल घूम के समझ लो कि यहाँ से बहुत सारी पत्तियां निकली हुई आप लोगों को ना दिखाई देंगी, तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? वृत्ताकार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं भाई, जालीदार सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। जालीदार क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सिरा हम किसको कहते हैं। तो देखो बच्चों, पीपल के पर्णपत्र के बीचों बीच एक मोटी शिरा होती है। देख लो यहाँ पर पीपल का ये जो पत्ती है, इसमें देखो ये आपको एक मोटी सी शिरा दिखाई दे रही होगी। जी हाँ बिल्कुल हमको दिखाई दे रही है, उसको शिरा कहते हैं, मध्य शिरा हमने देखा भी था। ठीक है, इस शिरा के कारण पर्णपत्र दो भागों में बटा हुआ दिखता है ना, इसकी वजह से ही तो ये जो पर्णपत्र है ये देखो ये दो भागों में बटा हुआ है, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि इस मुख्य शिरा से उप शिराएं निकलकर शिराओं का जाल बन जाता है। देख लो बच्चों, ये आपका मुख्य शिरा है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मुख्य शिरा है। अब यहीं से और भी शिराएं निकलेंगी और पूरा यहाँ पे एक जाल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर इसमें से बहुत सारे इस तरीके से निकले हुए पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक एक करके। राइट, देखो ये एक जाल टाइप का बन जाएगा, जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है ना, वैसे यहाँ पर भी ये जाल टाइप का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो पीपल का जो पर्णपत्र है उसमें कैसा शिरा विन्यास होता है? तो जालीदार शिरा विन्यास होता है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे जाल टाइप का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मकई के पर्णपत्र की सभी शिराएं पर्णपत्र के तनों से जुड़े हुए भाग से निकलकर सिर तक एक दूसरे के समांतर होती है। पीपल का पर्णपत्र जालीदार शिरा विन्यास को दर्शाता है, तो मकई का जो पर्णपत्र है वो समांतर शिरा विन्यास को दर्शाता है। मैं समझाती हूँ, डोंट वरी, हाँ चिंता मत करो। जैसे हमने पीपल का देखा तो एक मध्य शिरा थी, मुख्य शिरा, फिर उसमें से एक मतलब दोनों तरफ से शिराएं निकली थी, फिर एक जाल टाइप का बन गया था, तो उनको हम कहते हैं दोस्तों जालीदार शिरा विन्यास। ठीक है, और अगर आप वहीं मकई जो होता है, मकई का आप देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे मकई की अगर पत्ती को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, देखो उसमें ये लाइन लाइन जैसी बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा जालीदार बना हुआ था, लेकिन ये ऐसे समांतर आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। ठीक है, तो ये जाली जाली जैसा नहीं बना हुआ होता है, ये एकदम समांतर लाइन यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे शिरा विन्यास को क्या कहा जाता है भाई? समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है, यानी कि पैरेलल वेनेशन। ठीक है, वेनेशन। राइट, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जालीदार शिरा विन्यास किसको कहते हैं और समांतर किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो उसका पीपल का, और इसमें आप मकई के जो पत्ती होती है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम बात कर लेंगे हमारे अगले फूल के भाग की, मतलब अगले भाग की पौधे की, जिसका नाम क्या है बच्चे? फूल। ठीक है, अब फूल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे फूल में हम देखते हैं तो बहुत सारे इसमें भी पार्ट्स होते हैं। देख लो इधर, देखो ये आपका फूल है, तो देखो भाई फूल में ये देखो ये आगे वाला आपको कुछ पार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, फिर इसमें आप देखेंगे ये पीला पीला दिख रहा है कुछ, फिर ये इसके पेटल्स होते हैं। राइट, तो ये सब कुछ का नाम क्या है, क्या क्या होता है इनमें, ये हम जरा इधर समझेंगे यहाँ पर चित्रों के माध्यम से। तो पहले मैं आप लोगों को ना ये चित्र समझा देती हूँ। देखो बच्चों, आपको मालूम है ये तो खैर डंठल है, जानते ही हो आप सभी लोग, है ना, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक और बात बताऊं? चलो वो तो मैं खैर आगे बताऊंगी, है ना, सारी चीजें यहाँ से पढ़ पढ़ करके एक एक हम समझते जाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं। फूल, एक फूल का छोटा या लंबा डंठल होता है। बिल्कुल भैया डंठल होता है। देखो फूल का छोटा या लंबा क्या हो सकता है भाई? डंठल हो सकता है। ठीक है, और डंठल का दूसरा सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है। जी बिल्कुल, जो डंठल का दूसरा सिरा है वो तने से ही तो जुड़ता है। हम लोग जब फूल तोड़ते हैं तो वो वहीं से तोड़ते हैं। ठीक है,
और डंठल के ऊपर का भाग जहाँ पे ये फुला हुआ जहाँ फूल उगता है सामान्य रूप से चौड़ा और फुला हुआ होता है। देखो डंठल के आगे वाला पार्ट ये कैसा होता है भाई, यहीं पर तो फूल उगता है, सामान्य रूप से ये कैसा होता है, अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये फुला हुआ होता है। ठीक है बच्चों, यही बताया जा रहा है। और इसे क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल यानी कि पुष्पाधार कहते हैं। ओके, मतलब ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, इसको आप क्या कहोगे, पुष्पाधार कहोगे। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको पुष्पाधार कहते हैं। राइट, ये जो फुला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है जहां से फूल क्या करता है, ग्रो करता है यानी कि बाहर निकलता है। ठीक है, फूल की पंखुड़ियां और अन्य भाग इस पर जो पुष्पाधार है वो पुष्पाधार पर स्थित होते हैं, यानी कि यही जो पुष्प का आधार है बच्चों, इसी पर पुष्प के जो अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है, यानी पत्तियां वगैरह, वो सब पत्तियां नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ, ये जो फूल की पत्ती होती है, पेटल्स, राइट, तो ये सब कुछ इसी के ऊपर तो मतलब इसी के ऊपर तो रहते हैं। राइट, इसी के ऊपर ही तो ग्रो करेंगे फूल वगैरह सब कुछ, इसकी पत्तियां और भी जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं वो सब कुछ। ठीक है, अब देखो इसमें पहला भाग यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, निदल पुंज। ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैलिक्स। ठीक है, ये क्या है भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि जब फूल कली की अवस्था में होता है, जब ऐसे कली की अवस्था में होता है तो उसको वो कैसे ऐसे ढका हुआ रहता है ना। तो किससे ढका हुआ रहता है बच्चे, तो जिससे ढका हुआ रहता है जो कि हरे हरे कलर का होता है उसी को क्या कहते हैं भाई, निदल पुंज यानी कि कैलिक्स कहा जाता है। पढ़ लो जरा, कली की अवस्था में पंखुड़ियां हरे रंग के पत्तों जैसे अंग से ढकी हुई होती हैं, हरे रंग का होता है फूल का, हरे रंग का यह मंडल निदल पुंज यानी कि कैलिक्स कहलाता है। समझ गए आप सभी लोग। आप देखना कभी किसी कली को उठा करके कैसे देखोगे पौधे में जाकर के, देखना ऐसे ढका रहता है जो कि हरा हरा भाग होता है जो कली को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। आगे देखिएगा यहाँ पर आ जाइए। अभी हम लोग देखेंगे दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भाई कोरोला। ठीक है, तो ये क्या होता है, दलपुंज पंखुड़ियों यानी कि पेटल्स का बना हुआ होता है। दलपुंज आप किसको कहते हैं, दलपुंज यानी क्या, ये जो आप देख रहे हो ना ये पेटल्स, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बच्चे, दलपुंज हम कहते हैं। ठीक है, अलग अलग फूलों के दलपुंज जैसे कि गुलाब, मोगरा, गुलदाउदी, गुड़हल, तगर, कनेर, इन फूलों के दलपुंजों के आकार, गंध तथा रंग का निरीक्षण करो। है ना, जो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं गुलाब की, तो गुलाब का जो दलपुंज होता है, ठीक है, आप देखेंगे वो कैसे रेड रेड कलर का होता है, और इसको देख करके तो हम पता लगा पाते हैं कि ये कौन से, मतलब वो अलग अलग कलर के होते हैं। राइट, और उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन से पेड़ का फूल है, गुड़हल का है या फिर गुलाब का है, किसका है। राइट, तो ये आपके दलपुंज होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं यही ढूंढ रही थी लिखा है कि नहीं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये दलपुंज, ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही है इनको दलपुंज कहते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चे तो ये यहाँ पे आ जाता है पुमंग और जायांग। अब ये क्या है, देखो पुमंग जो है वो पुष्प का नर भाग होता है और ये जो जायांग है ना वो पुष्प का स्त्री वाला भाग होता है। ठीक है, जैसे हमारे में होता है नर और मादा, कुछ इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि एक तो नर वाला भाग हो जाएगा और दूसरा स्त्री वाला। ठीक है, तो पुमंग कहाँ पर है भाई, इसके भाग जरा दिखा दो। तो देखो दोस्तों, मैं ना आपको इस पुष्प में बताने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, ये जो आपको ये पीला पीला ऐसे ना तंतु में जैसा आपको निकलता हुआ दिखेगा, और इसके ऊपर ये पीले पीले जैसे फूल, ऐसे मतलब आपको ऐसे टिक्की टिक्की जैसे दिखाई देंगे। तो ये जो भाग है ना दोस्तों, ये पुष्प का नर भाग है। ठीक है, और स्त्री भाग कौन सा है, ये जो आपको इतना लंबा सा निकला हुआ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पुष्प का स्त्री भाग। ठीक है, इसमें भी आप देख करके पहचान सकते हो। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, अरे भाई रुको, ये है पुष्प का स्त्री वाला भाग। ठीक है, और यहाँ से ये जो लाइन से निकली हुई है ये देखो, और इसमें ये जो पीले पीले इस प्रकार से बिंदी बिंदी बने हुए हैं, ये क्या है, ये है पुष्प का नर वाला भाग। समझे, हाँ समझ जाओ। ठीक है, और यही दोनों मदद करते हैं नए फूल बनाने के लिए। तो आप जरा इसको देखें, यह फूल का पुलिंगी भाग है, मैंने आपको बता दिया नर वाला भाग है, यह पुंकेसर का बना हुआ होता है, और इसमें परागकोश तथा पूतंतु ऐसे दो भाग होते हैं। इसमें देखो अब परागकोश कहाँ पर है, पूतंतु कहाँ पर है, तो देखो भैया ये आपका पूतंतु, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इसको इसमें क्यों लाइन बनाई है, रुको भाई इधर नहीं, ये जो अरे ये लिखा क्यों नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, परागकोश मैं आपको बता रही थी, तो परागकोश आपका ये होता है ना, जिसमें परागकण होते हैं, और यही मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं, तो वापस से फूल बनाने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, और पूतंतु कौन सा होता है भाई, तो पूतंतु बच्चों आपका ये होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने ये गलत लगा दिया है क्या,
देखो ये नहीं होता, ये यहाँ से ये जो लाइन लाइन निकली हुई है ना, रुको, या फिर इसमें ही कहीं पर, मतलब इसमें ना आप ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूतंतु अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इस फूल में अच्छे से विजिबल नहीं है, लेकिन पूतंतु यहीं पर होता है, ठीक है, आप समझ जाना। ओके, चलिए, और मैंने आपको बता दिया परागकोश होता है जिसमें परागकण भरे हुए होते हैं जो आगे नया फूल बनाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, जायांग यानी कि जिम्नोसियम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यह पुष्प का स्त्रीलिंग वाला भाग है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक तो स्त्री केशराग्र, वर्तिका और बीजांडकोश। अब ये सब कुछ क्या है भाई, जरा इसके बारे में भी देख लो। देखो दोस्तों, ये आपका अंडाशय होता है बीजांडकोश, ठीक है, इसी में बीज आकर के गिरता है और यहीं से फिर दूसरा जो फूल है उसका निर्माण होता है, राइट। वर्तिका इसमें कौन सा है भाई, ये आपका वर्तिका होता है और ये वर्तिकाग्र होता है, राइट। समझ में आया आप सभी लोगों को। देखो यहीं से ये टूटेगा और ये इसके अंदर जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा अंडाशय में और फिर यहाँ से नया जो पुष्प है उसका निर्माण होता है, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़हल के फूल का काट, वो तो मैंने आपको बता दिया। परागकोश पक जाने पर फूटता है। जब परागकोश, जो यहाँ पे हमने देखा था भाई, परागकोश जब पक जाएगा ना बच्चे, तो वो क्या होगा, फूटेगा। परागकण बाहर आते हैं, उसी में परागकण होते हैं, वो बाहर आते हैं। परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ये देखो भाई, ये जो वर्तिकाग्र आपने देखा भाई, इसमें वो गिरते हैं, ठीक है, इसके ऊपर गिरते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण यानी कि पॉलिनेशन कहा जाता है। तो देखो भाई, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं, यानी कि परागण किसको कहते हैं, तो वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परागण कहा जाता है। इस परागण के कारण बीजांड का निषेचन होकर, क्योंकि वो नीचे जाएगा, निषेचन होकर उसका रूपांतरण बीज में तथा बीज को उसका रूपांतरण फल में हो जाता है, ठीक है। फिर नए पौधे जो हैं, मतलब नए फूल का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलो हम लोग चलते हैं फ्रूट के ऊपर, यानी कि फल के ऊपर। अब देखो, फल भी तो पौधे का ही भाग है ना। जैसे हमने जड़ देखा, तना देखा, पत्ती देखी, और क्या देखा था, है ना, इतनी चीजें देखी थी, और एक और हमने पीछे वो फूल देखा, ठीक है। वैसे ही फल भी तो हमारे वनस्पति का ही भाग है। तो जरा फलों के बारे में हम देख लेते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग अलग अलग प्रकार के जो फल है उसको देखते रहते हैं। जैसे काजू देखो, इसका जो फल है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका बीज, ठीक है, जिनका बीज मतलब किसी फल का बीज बाहर होता है, किसी फल का बीज जो है वो अंदर होता है, किसी फल में बहुत सारे बीज होते हैं तो किसी फल में बस एक ही बीज होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वही बोला गया कि हर फल की अपनी विशेषता होती है। फल के आकार, रंग, स्वाद आदि में विविधता पाई जाती है ना। आम में एक ही गुठली होती है, तो कटहल में बहुत सारे गरे और उसमें बहुत सारे ये होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अलग अलग प्रकार के जो ये फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है कि आप बेर, आम, चीकू, सेब आदि फलों का निरीक्षण करो, क्या दिखता है। इनमें बीज कवच तथा बीज की रचना अलग अलग होती है। काजू जैसे कुछ फलों में बीज फल के बाहर की ओर होता है, देख लो यहाँ पे बीज बाहर की तरफ है, ठीक है, और कुछ में तो अंदर होता है। आप किस में देखोगे, देखो इसमें जो बीज है वो अंदर की तरफ होता है, मूंगफली में बीज अंदर की तरफ होता है, ठीक है। मूंगफली, मटर, वो जो मैंने आप लोग को बताया। आप देखो बच्चों, यहाँ से द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आपको पढ़ना है। तो मूंगफली, मटर, गेहूं, ज्वार, इनको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और चुटकी में पकड़कर बीज को दबाओ। जो 2 समान भागों में बट जाए उनको कहते हैं द्विबीजपत्री, और जो 2 समान भागों में ना बटे उसको हम कहते हैं भाई एक बीजपत्री, ठीक है। समझ में आ गया। विविध फल और बीज देख लो, मटर की फली अंदर होती है ना, कवर के अंदर होती है। चीकू आप देखोगे तो उसका बीज अंदर होता है, और काजू का देखोगे तो बाहर की तरफ लटक रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमको विशेषताएं, मतलब विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं बीज को लेकर के फलों के अंदर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, ये होता है फिनिश। मैंने सारे ही टॉपिक्स लगभग आपको करा दिए हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पर दी गई थी, है ना, जो भी आपको पढ़ना था और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी मैंने आपको मार्क करवा के दिया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मार्क कर लीजिएगा, यानी कि उसको टिक कर लेना और एग्जाम के टाइम पे आप उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। बाकी इसके आगे प्रश्न उत्तर दिए गए तो ये तो आप कर सकते हो। देखो स्वाध्याय है, आ जाओ भाई स्वाध्याय, ठीक है। देखो, लाल फूलों वाली वनस्पतियों के 3 उदाहरण दो। देखो आपको उदाहरण देना है ना। कांटेदार कवच वाले फल वाली, तने पर कांट वाली, है ना, कुछ होती है ना वनस्पतियां जिनके तने पर कांटे होते हैं, ठीक है। जैसे बताओ किनके तने पर कांटे होते हैं, आपने देखा होगा बेर, है ना, जो बेर होता है, अब देखना उसमें मतलब कांटे होते हैं। अगर आप वो बेर को तोड़ने जाओगे आपको ही कांटे लग जाएंगे। मैं भी गई थी तोड़ने, मुझे भी कांटे लग गए थे, ठीक है। वैसे, और रात के समय पत्ते बंद करने वाली, एक ही बीज वाले फल देने वाली, अनेक बीज वाले फल देने वाली, ठीक है। तो ये सब आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।